नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीके के सामान्य ज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं और इसमें से जरूर फंसेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सेट नंबर 6 है ये। आप देखेंगे क्वेश्चन तो आप खुद ही कहेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग जो है सब्जेक्ट से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलीथ कहा जाता है? कौन से काल के जो कि औजार है जिनको लघु पाषाण अथवा माइक्रोलीथ कहा जाता है? ठीक है, पूरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए, लघु पाषाण याद रखेंगे और माइक्रोलीथ इसमें कब काल का? ये मध्य पाषाण काल का है ये। और ये जो उपकरण होते थे वो आकार में छोटे होते थे, इसीलिए लघु पाषाण बोला जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे मध्य पाषाण काल के समय की है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने सिजदा एवं पाबोस पद्धति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिजदा एवं पाबोस पद्धति एवं नौरोज त्यौहार का आरंभ किसने किया था? ये आपको बताना है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर औरंगजेब, सभी लोग बताएंगे। दोस्तों देखिए 30 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के ही देखा करिए। जब आप गलत करेंगे तो फिर आप देखेंगे सही वाला तो आपको याद हो जाएगा। देखिए सिजदा और पाबोस पद्धति, नौरोज त्यौहार, ये सभी जो है किसने आरंभ किया था? बलबन ने आरंभ किया था। काफ़ी इसको जो है मतलब सन की दिमाग का कहा जाता है। ठीक है, तो बलबन ने किया था दोस्तों। तो और सिजदा और पाबोस का मतलब क्या था? सिजदा और पाबोस का मतलब, सिजदा का आशय यह था कि भूमि पर पेट के बल लेटकर अभिवादन करना। ठीक है, और पाबोस मतलब कि जो सुल्तान है, मतलब बलबन या जो सुल्तान रहेगा उसका मतलब उसके पैर को, चरण को चूमना। ठीक है, पाबोस पद्धति थी। और नौरोज जो त्यौहार है या जो है फारसी जो है नव वर्ष है उसी का ये है। ठीक है, नौरोज त्यौहार, नव वर्ष नहीं है वैसी की तरीके, फारसी नव वर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ, कौन जीता, ये बताना है। हैदराबाद के निजाम, मराठा सेना, हैदर अली या फिर अंग्रेज, सभी लोग बताएंगे। देखिए ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीते थे। ठीक है, अंग्रेजों को हराया था, हैदर अली जीते थे दोस्तों। और क्या हुआ था? तो ये हैदर अली जीत गए थे और बोले थे अंग्रेजों ने इनसे जो है पराजय स्वीकार कर ली थी और संधि की थी। कौन सी संधि की थी? ये मद्रास की संधि हुई थी। और इस संधि के अनुसार क्या हुआ था? दोनों लोगों ने, मतलब अंग्रेजों ने और या फिर हैदर अली ने, एक दूसरे के जीते हुए जो प्रदेश थे वो वापस दे दिया था और मैसूर की सहायता करने का वचन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय, 42 में आया है क्रिप्स मिशन, उसके आगमन के समय बोला जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री कौन था, ये बताना है। ठीक है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कौन था? बाल्डविन, चैम्बर्सले या फिर मैकडोनाल्ड या फिर चर्चिल। तो देखिए विंस्टन जो है चर्चिल, यही थे प्रधानमंत्री उस समय। और ये बात करेंगे जब ये क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तब प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और 1942 यानी कि 23 मार्च 1942 को दोस्तों जो है ये क्रिप्स मिशन भारत आया या फिर लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? मतलब कब ये थी, ये आपको बताना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या फिर असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन, सभी लोग बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी डीप पूछा है। तो देखिए अरुणा आसफ अली एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, और ये जो है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन समय चला था, इस समय बड़े बड़े जो नेता थे उनको जेल में या फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब ये क्या हुआ था, ये इन्होंने जो नेतृत्व संभाला था और आंदोलन मतलब भूमिगत रह करके आंदोलन का नेतृत्व किया तथा मुंबई के ग्वालिया में, याद रखेंगे मुंबई के ग्वालिया में टैंक मैदान में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा इन्होंने फहराया था। तो ये कब की बात किया? भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में भूमिगत रही। नेक्स्ट बात करेंगे, मुस्लिम लीग
एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनवाया था? तो ये याद रखें कि CR फार्मूला है, और क्यों है ये? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक गतिरोध है इसको दूर करने के लिए, ठीक है, इसको दूर करने के लिए CR फार्मूला था। किसने किया था वो आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, C गोपालाचारी, चित्तरंजन दास या फिर VP मेनन, सभी लोग बताएंगे। तो CR से याद रख सकते हैं चक्रवर्ती गोपालाचारी, यानी कि C राजगोपालाचारी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। द्वारा तैयार एक प्रस्ताव को CR फार्मूला कहते हैं, इन्हीं के द्वारा एक प्रस्ताव है। राजगोपालाचारी मद्रास के प्रमुख कांग्रेसी नेता एवं अनुयायी थे, याद रखेंगे, B राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय थे। कौन थे पहले भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त? ठीक है, MK गांधी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए वायसराय कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें नियुक्त पहले जो भारतीय थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। और वे बंगाल के एक एडवोकेट जनरल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, तथा अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये भी दोस्तों याद रखेंगे, पद पर ही इनको नियुक्त कर दिया गया। बाद में वर्ष 1920 में लॉर्ड सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले भारतीय नेता कौन थे? तो देखिए ये जब भी नाम आता है तो राजा राम मोहन राय जी का आता है, काफ़ी इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया, सती प्रथा आदि जो भी। तो 1772 से लेकर के 1833 ईस्वी भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले जो भारतीय नेता थे वो जो है आप जानते हैं राजा राम मोहन राय जी थे, और इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। इन्होंने धार्मिक सुधारों के लिए 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? केरल में, कर्नाटक में, असम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? सभी लोग बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो कॉफ़ी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में दोस्तों, आपका B राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में, कर्नाटक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? विश्व की जनसंख्या में भारत का कितना % जनसंख्या है ये आपको बताना है, 27, 17.5, 16 या फिर 24? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए जो भारत की जनसंख्या विश्व के सापेक्ष ये है 17.5%, याद रखेंगे 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, आप जानते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। जनसंख्या पे दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला या फिर ये सभी लोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों ये सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी का जो है हुआ है उसी टाइम। मतलब दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। और भिलाई की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है, ये जो है वेस्ट बंगाल में है, ये जो है छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में, मतलब भिलाई वाला जो है दोस्तों। और उसके बाद बात करेंगे तो राउरकेला वाला जो है, राउरकेला वाला आपका किसके, ये वाला छत्तीसगढ़ वाला जो है ये बना था सोवियत संघ, यानी रूस कह सकते हैं इस समय बात करें तो, सोवियत संघ के हेल्प से बना था। ये जो है ब्रिटेन के हेल्प से बना था। और ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है इसलिए हम ये सभी चीज़ें लिख रहे हैं, आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। ये राउरकेला आप जानते हैं उड़ीसा में है, और ये जर्मनी के सहयोग से ये जो ये वाला बना था, ठीक है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? कौन सा क्षेत्र है जो कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है?
पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली या फिर पश्चिमी घाट? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से दोस्तों जो है ये जो है आपका ढका हुआ है। ठीक है, यह श्रेणी उत्तर में तापी नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसे जो है सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश इसको जो प्रवेश के लिए मना कर दिया था? ये जो जापानी स्टीमर था कामागाटामारू, इसको प्रवेश के लिए मना कर दिया था। कौन मना कर दिया था 1924 में? ये बताना है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर भारत? तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। ये झड़प एक हुई थी, उसको ध्यान देंगे। ये कनाडा ने दोस्तों मना कर दिया था। कनाडा ने मना कर दिया था 1914 में। जापानी जहाज ये कामागाटामारू था और प्रवेश के लिए इसको मना कर दिया था। पंजाब के एक क्रांतिकारी गुरदीत सिंह ने जो है इस जहाज को किराए पर लेकर करीब जो है 376 यात्रियों को जो है सिंगापुर से दोस्तों जो है वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया था। कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज को बिना कहीं रुके वापस कलकत्ता बंदरगाह लौटना पड़ा। ठीक है, और ये जो है 27 सितंबर जो है 1914 को कलकत्ता पहुंचने पर पुलिस के साथ इनकी जो है झड़प हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। नेक्स्ट बात करेंगे, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का जो भारतीय मॉडल है किसके हितों की ये सुरक्षा करता है, वो आपको बताना है। जिन लोगों को याद है, राज्य का, व्यक्ति का, फिर ये भी दोनों, मतलब राज्य का और व्यक्ति का दोनों का, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे। तो विकास का जो भारतीय मॉडल है ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये सुरक्षा करता है। अर्थात भारत में विकास व्यक्ति के साथ साथ राज्य का भी, मतलब इस पर भी केंद्रित है। नेक्स्ट बात करेंगे, विनिवेश का अर्थ क्या है? विनिवेश का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। उद्यमियों में सरकारी भागीदारी घटाना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, खेती में सरकारी भागीदारी बढ़ाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे विनिवेश का आशय क्या है। तो दोस्तों विनिवेश का जो आशय है वो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमियों में सरकारी भागीदारी को कम करना अथवा घटाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों को जो अधिक व्यवसायिक एवं जो परिणामोन्मुखी, मतलब बढ़िया से बढ़िया परिणाम दें, बनाने का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य से दोस्तों जो है 1992 में सरकारी उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ठीक है, जो चेंज हुआ था 92 में। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की बात हो रही है, ये कि स्थापना कब की गई? सार्क का दोस्तों जो है स्थापना कब हुआ है ये आपको बताना है। 1985, 86, 87 या फिर 88? देखिए सार्क का जो है स्थापना हुआ है वो आपका 1985 में दोस्तों आपका हुआ है। ठीक है, इसके 8 सदस्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है नेपाल काठमांडू, मतलब काठमांडू में ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने और निम्नलिखित में से क्या घटित होती है? मतलब श्रमिक की अगर उत्पादकता बढ़ती है तो निम्नलिखित में से क्या घटता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है संतुलन, नकदी मजदूरी में गिरावट, श्रमिक के संतुलन परिमाण में गिरावट, प्रतियोगी फर्मों को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, और डी में है श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या होता है, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर फर्म या फिर कंपनी के लाभ में दोस्तों इजाफा होगा, जो उन्हें अधिक पूंजी प्रयोग में प्रेरित करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उसके अनुसार क्या दिया है, यह ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा आय का स्रोत नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बार बार गलत होता है। ठीक है,
ये बताना है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो है कौन सा इनमें से आय का स्रोत नहीं है, बताना है, ठीक है। अन्य स्रोतों से आय, पूंजीगत लाभ से आय, या फिर कृषि से आय, या फिर गृह संपत्ति से आय, सभी लोग बताएंगे। देखिए इसमें जो है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो कृषि से आय होता है इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। कृषि से आय जो है आय का स्रोत नहीं माना जाता है। अन्य सभी के जो है इसके तहत आते हैं। वर्ष ये भी याद रखेंगे 1961 में भारत में आयकर जो निर्धारण है ये कानून बनाया गया था, और यह अधिनियम जो है 61 में बना था और 1 अप्रैल जो है 1962 से लागू है, ठीक है। प्रभाव में आया या फिर लागू कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, या फिर मौलिक कर्तव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है मैग्ना कार्टा की बात करें तो अधिकार पत्र जो है मैग्ना कार्टा, ये कहते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार या फिर मूलाधिकार को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार को कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार हैं, और ये सब चीज़ आप जानते ही हैं कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं, या फिर अधिकार पत्र कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अधिकार पत्र अगर आ जाता है तो वो भी आप याद रखेंगे। मैग्ना कार्टा मूल अधिकार से संबंधित है, या फिर प्रथम लिखित दस्तावेज यही है मूल अधिकार वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? सभी लोग बताएंगे आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद आप याद रख सकते हैं 352 में दोस्तों ये जो है आपातकाल का प्रावधान है, अर्थात युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो इसके आधार पर जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब तक यह घोषणा भारत में 3 बार किया जा चुका है। तो ऐसे आप याद रखें, देखिए 52 में, फिर इसके बाद 56 में है, और वित्तीय वाला जो है 60 में है। ये सब ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किससे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति है वो किससे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय, संसद से, मंत्रिपरिषद से, या फिर प्रधानमंत्री से? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की जो शक्ति है वो है संसद से प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, संविधान के जो अनुच्छेद है वो 312 के तहत दोस्तों यह विशेष अधिकार प्राप्त है। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो संविधान के निर्माण में योगदान देता है? इनमें से कौन सा है जो कि क्या बोला है? कारक नहीं है जो संविधान के निर्माण में योगदान देता है। औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। सभी लोग बताएंगे। देखिए इसमें से औद्योगिक क्रांति जो है ये कारक नहीं है जो संविधान में निर्माण में योगदान देता हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति मतलब समझ ही रहे हैं आप, कल कारखाने बनना। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो है मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति? सभी लोग बताएंगे। आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री होता है यहाँ पर लोकसभा में जो सत्ताधारी मतलब सत्ता जिसकी चल रही है, तो इसका प्रधानमंत्री होता है। वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रायः शासन संबंधी सभी कार्य तथा निर्णय उसी द्वारा लिए जाते हैं। ये सभी चीजें आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? NaHCO3, ठीक है। इसका जो साधारण नाम है वो खाने वाला सोडा, खाने का सोडा, या फिर बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ठीक है। कपड़े धोने वाला पाउडर नहीं कहते हैं, ये प्लास्टर पेरिस नहीं कहते हैं, उड़न राख नहीं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्न में से लोहे का अयस्क कौन सा है?
इनमें से कौन सा है जो कि लोहे का अयस्क है? डोलोमाइट, सेंधा नमक, लौह उल्का या फिर गैलेना साधारण कच्चा सीसा? बताएंगे सभी लोग। देखिए ये जो होता है वो होता है लौह उल्का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, लौह इसी में है भी, ठीक है। ये जो है आपका साइडेराइट बोलते हैं इसको, साइडेराइट कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ये भी मान लीजिए कि आ सकता है, या फिर आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आपका लिमोनाइट, ये सभी जो हैं लोहे के अन्य अयस्क हैं, तो ये भी याद रखेंगे। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम जो होता है लोहे का, बढ़िया से बढ़िया जो है ये अयस्क है, और इसमें 72% तक जो है, अभी जो मैंने नाम बताया याद रखेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा किस में रहता है? मैग्नेटाइट में रहता है, 72%, सॉरी। ये सभी लोहे के अयस्क हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अल्बर्ट साबिन को क्या विकसित करने के लिए जानते हैं? अल्बर्ट साबिन को क्या विकसित इन्होंने किया था, इसके लिए इनको जानते हैं? चेचक टीका, पोलियो टीका, पेंसिलिन या फिर हेपेटाइटिस बी का टीका? तो दोस्तों इनको जानते हैं पोलियो का टीका, ठीक है। पोलियो के टीका के लिए दोस्तों इनको जानते हैं, मुंह में जो लेते हैं उसके मुख में जो लिया जाने वाला है टीका, उसके लिए ये जानते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसके अलावा जो है जो जोनास साल्क हैं, जोनास साल्क, उनको जो पोलियो का जो दूसरा टीका है जो इंजेक्शन टाइप का है उसके लिए जानते हैं, ठीक है। तो दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपतित किरण आपतन बिंदु पर किससे और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं? यहाँ पर दोस्तों किससे है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, पृष्ठ, स्पर्श रेखा, अभिलंब या फिर परावर्तन कोण? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। यह जो है परावर्तन नियम है दोस्तों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा अभिलंब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है ये परावर्तन कोण के दोस्तों यहाँ पर बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसके उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल और किसके उपस्थिति में ये होगा प्रकाश संश्लेषण? वाटर मतलब पानी, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सूर्य का प्रकाश? सभी लोग बताएंगे। क्लोरोफिल और किसके जो है उपस्थिति में होता है? तो आप जानते हैं कि पहले क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? ध्यान दीजिएगा, ये आज़ादी से पहले ही, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था, ये आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कब पारित किया था। 1942, 1947, 1940 या फिर 1937? जिन जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1940, 1940 दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? जैसे कि आप जानते हैं वहां पर जो है फायरिंग कर दी गई थी। महात्मा गांधी, मतलब किसके गिरफ्तारी में लोग इकट्ठा हुए थे ये बताना है। महात्मा गांधी, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, CR दास या फिर लाला लाजपत राय? तो याद रखिएगा डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए ये लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने जो है इस पर गोलियां चलवा दी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेट नंबर दोस्तों ये 6 था, 5 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का
फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, एग्ज़ाम तक सभी चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी।